दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय इतिहास जीएस दृष्टि के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, कांग्रेस पूर्व स्थापित प्रमुख संगठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा महत्वपूर्ण अधिवेशन और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन तथा मुस्लिम लीग से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों का तीसरा भाग। दोस्तों सबसे पहले हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों देखिए, भारत में जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रणेता राजा राममोहन राय को माना जाता है। देखिए, राजा राममोहन राय जो थे ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन किया और राजा राममोहन राय को कई उपाधियां मिली हैं। इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत के पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युग दूत की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों देखिए, राजा राममोहन राय ने देखिए शुरुआती इनके संगठन में जो स्थापना इन्होंने किया था, आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की थी 1815 ईस्वी में और हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार इन्होंने किया था। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा 1815 में की गई और इसका उद्देश्य हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना था। दोस्तों अकबर द्वितीय ने राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और अकबर द्वितीय ने अपने दूत के रूप में 1830 में राजा राममोहन राय को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में अपनी पेंशन के लिए भेजा था। दोस्तों राजा राममोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। राजा राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे और इन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध किया था। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व दयानंद सरस्वती के बारे में। दोस्तों दयानंद सरस्वती ने 1867 में पाखंड खंडिनी पत्रिका लहराया था और इनकी प्रमुख पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। इनका प्रसिद्ध कथन है कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, यानी अच्छा शासन स्वशासन का विकल्प नहीं है। दोस्तों दयानंद सरस्वती ने अपने धार्मिक और सामाजिक सुधार मत के प्रचार के लिए आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1875 में बंबई में किया और इसका उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज का मुख्यालय 1877 में लाहौर में खोला गया था। दोस्तों दयानंद सरस्वती ने भारत के वैदिक धर्म को प्रतिष्ठित करने का जो है विचार दिया था और इनका नारा था बैक टू द वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। और दोस्तों भारत के मार्टिन लूथर किंग की उपाधि दयानंद सरस्वती को दी जाती है इनके धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आइए देखते हैं। देखिए आर्य समाज का विभाजन दोस्तों 1892-93 में हो गया था। प्रथम गुट जो था आर्य समाज के विभाजन के फलस्वरूप जो प्रथम गुट निर्मित हुआ वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। इसमें लाला लाजपत राय और हंसराज प्रमुख व्यक्ति थे और दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना प्रथम गुट के द्वारा की गई थी। दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था, जिसके प्रमुख व्यक्तित्व जो हैं स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम थे और इन्होंने गुरुकुल की स्थापना 1902 में की थी। अब आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक आंदोलन के महत्वपूर्ण संगठन प्रार्थना समाज के बारे में। दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में की गई थी और इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज के प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन था।
परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें संस्थाओं और उनके संस्थापकों के बारे में देख लेते हैं। देव समाज, दोस्तों देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। धर्म सभा की स्थापना राजा राधाकांत देव ने। राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास और शिवदयाल साहब ने। दोस्तों इसमें स्वामी जी महाराज भी महत्वपूर्ण है, तो राधा स्वामी सत्संग आंदोलन, तुलसीराम और शिवदयाल साहब तथा स्वामी जी महाराज इसके प्रमुख जो है संस्थापक और सदस्यों में शामिल थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तत्व बोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। और देखिए बहुजन समाज की स्थापना मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव के द्वारा। विडो रिमैरिज एसोसिएशन यानी विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित के द्वारा की गई थी। और यहाँ से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट, दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट डेट याद रखिए 1872 में पारित हुआ था। और नेटिव मैरिज एक्ट जो है केशव चंद्र सेन के प्रयास से, और इसमें विवाह हेतु प्रावधान किया गया लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम 14 वर्ष, और इसका अन्य नाम ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। तो नेटिव मैरिज एक्ट जो 1872 में पारित हुआ था, इसको ब्रह्म विवाह अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें लड़कों की न्यूनतम 18 वर्ष आयु और लड़कियों की न्यूनतम 14 वर्ष रखी गई थी विवाह के लिए आयु। देखिए एक डेट है 1856 ईस्वी। दोस्तों सन 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण एक्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। दोस्तों देखिए लॉर्ड लीटन के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, और इसका अन्य नाम देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 है, जिसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था। और इसमें अर्सकिन पेरी का कथन है कि ये विपरीतगामी और असंगत कानून था, और एसएन बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात की संज्ञा दी थी। यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को अर्सकिन पेरी ने विपरीतगामी और असंगत कहा था, जबकि एसएन बनर्जी ने आकाश से वज्रपात की संज्ञा दी थी। दोस्तों लॉर्ड लीटन के शासनकाल में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। अब आइए देखते हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। एक है दोस्तों बंग भाषा प्रकाशिका सभा। ये राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा 1836 में स्थापित किया गया था। दूसरा महत्वपूर्ण संघ है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसका अन्य नाम जमींदारी एसोसिएशन भी था। इसकी स्थापना 1838 में कलकत्ता में की गई थी, और इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना था, जिसकी स्थापना द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अब आइए एक महत्वपूर्ण संगठन या संस्था के बारे में जानते हैं दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1870 में एमजी रानाडे और जीवी जोशी के द्वारा की गई थी। तो पूना सार्वजनिक सभा 1870 में एमजी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे और जीवी जोशी के द्वारा की गई थी। इंडियन एसोसिएशन एक महत्वपूर्ण संगठन था दोस्तों। इसका अन्य नाम भारत संघ भी था। इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता में की गई थी। एसएन बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगली संस्था है देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में की गई थी, और राधाकांत देव इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इसके सदस्यों में हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर और राजेंद्र लाल मित्र थे। अगला संगठन है सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन। 1877 में इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई सैयद अमीर अली के द्वारा। दोस्तों सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सैयद अमीर अली के द्वारा की गई थी। अगला है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन या बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। 1885 में इसकी स्थापना की गई। फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग तथा बदरुद्दीन तैयब जी ने दोस्तों बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। मेहता, तेलंग और तैयब जी, दोस्तों फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को बम्बई के त्रिमूर्ति की संज्ञा दी जाती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इसके प्रमुख अधिवेशनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम, दोस्तों इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, इनके द्वारा 1885 में की गई थी। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। प्रथम अधिवेशन, तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में की गई थी और प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दोस्तों ए.ओ. ह्यूम जो इसके संस्थापक थे, उनको कांग्रेस का प्रथम महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। और प्रथम सम्मेलन में, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तृतीय अधिवेशन 1887 में मद्रास में इसका आयोजन हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है, ये 1911 में आयोजित किया गया था और जन गण मन का प्रथम गायन कांग्रेस के इसी कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने किया था। एनी बेसेंट, दोस्तों एनी बेसेंट जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1924 का बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन। सरोजनी नायडू दोस्तों प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थीं, जिन्होंने 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और देखिए 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। हरिपुरा अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। और दोस्तों भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य जे.बी. कृपलानी। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने। देश में पहली राजनीतिक हड़ताल किसके द्वारा की गई थी, बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों के द्वारा। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं, बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो मैजनी। दोस्तों मैजनी इटली के प्रमुख राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता थे और ये लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा कब हुआ, 1907 के सूरत अधिवेशन में। और दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे रास बिहारी घोष। याद रखिएगा, रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष दो अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। 1907 के जो है दोस्तों आर.बी. घोष जो हैं, रास बिहारी घोष, इन्होंने 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जब कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। कुछ प्रमुख गरमपंथी या चरमपंथी उग्रवादी नेता कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। दोस्तों लाल बाल पाल, दोस्तों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ये गरमपंथी नेताओं में थे। नरमपंथी या उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल थे। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए पहला महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत था। 1899 में दोस्तों मित्र मेला जो स्थापित किया गया था, एक संगठन बी.डी. सावरकर के द्वारा, उसी का परिवर्तित रूप अभिनव भारत था। 1904 में गुप्त सभा का रूप इसने ले लिया था। दूसरा महत्वपूर्ण संघ है देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस कहा जाता है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को की गई। संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार, के.बी. हेडगेवार के द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी दोस्तों कौन थे, तो ये बंगाल के क्रांतिकारी नेता थे और युगांतर, अनुशीलन समिति और गदर पार्टी से संबंधित थे और इनको बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो दोस्तों भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन रहा उसमें HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण था। अक्टूबर 1924 में HRA की स्थापना कानपुर में की गई। इसके संस्थापक सचिंद्र सान्याल थे। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र दत्त चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद इसके प्रमुख सदस्य थे। दोस्तों एक महत्वपूर्ण घटना आती है काकोरी कांड। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को काकोरी में हुआ था और 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाना लूटा गया और इस लूटपाट और डकैती में 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए। दोस्तों काकोरी कांड का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो अब देखिए काकोरी कांड का नाम अब इतिहास में काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों इस घटना में चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए और देखिए इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन लाल को इलाहाबाद में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में इसी यानी काकोरी ट्रेन एक्शन के में शामिल होने के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। अब आइए देखते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। तो दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी। भगत सिंह के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों भगत सिंह इन्होंने दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या की और 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बाद में लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई और अंतिम संस्कार इनका फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर किया गया। और दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद या क्रांति अमर रहे नारे का पहली बार प्रयोग दोस्तों भगत सिंह के द्वारा किया गया था। भगत सिंह को शहीद आजम भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? तो सूर्यसेन ने। दोस्तों सूर्यसेन बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल 64 दिन तक किसने किया था? जतिन दास ने। और अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला है कि दिसंबर 1931 में एक जिलाधिकारी को गोली मारने वाली बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं के नाम क्या थे? शांति घोष और सुनीति चौधरी। इन्होंने 1931 में एक जिलाधिकारी को गोली मारा था। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उनके बारे में। देखिए भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों में दोस्तों इंडियन होम रूल सोसाइटी का महत्वपूर्ण स्थान है। फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने दोस्तों द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र का प्रकाशन किया और इंडिया हाउस की आधारशिला भी इस सोसाइटी यानी इंडियन होम रूल सोसाइटी द्वारा रखी गई थी। गदर पार्टी, तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को की गई थी और इसका उद्देश्य पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना था। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे व्यक्तित्व हैं और कुछ जो देखिए संगठन हैं उनके बारे में। देखिए हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के संस्थापक सोहन सिंह भाकना थे और गदर नामक अखबार निकालने के कारण इनका नामकरण गदर पार्टी पड़ा था और इसके पथ प्रदर्शक लाला हरदयाल थे। राजा महेंद्र प्रताप कौन थे? तो दोस्तों बरकतुल्ला के साथ वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। इस सरकार में राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। आइए देखते हैं दोस्तों मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के बारे में। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। इनके पिता सोराबजी फ्रामजी पटेल थे और पति रुस्तम के आर कामा थे। दोस्तों मैडम भीकाजी रुस्तम कामा दादा भाई नौरोजी की
निजी सचिव थीं और दोस्तों स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया था और भारतीय क्रांति या भारतीय क्रांतिकारियों की जननी या मां के नाम से मैडम भीकाजी कामा को संबोधित या जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रथम भारतीय झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो प्रथम भारतीय झंडे का डिजाइन भीकाजी कामा, बी.डी. सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में। तो दोस्तों कामागाटा मारू एक जहाज था जो हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला था और भारत के गुरदीप्त सिंह ने किराए पर लेकर 376 यात्रियों को इसमें बैठाए और कनाडाई पुलिस ने इस जहाज को देश में प्रवेश करने से रोक दिया था। इस समय दोस्तों यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई करने के लिए एक शोर कमेटी गठित की गई थी हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक के द्वारा। और दोस्तों इसमें देखिए अमेरिका में रह रहे भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह ने यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया था। अब आइए देखते हैं रास बिहारी बोस के बारे में। दोस्तों देखिए सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। हमने कहा था कि रास बिहारी बोस और घोष दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे और 28 से 30 मार्च 1942 टोक्यो में भारतीयों के लिए इन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया और 14 से 23 जून बैंकॉक सम्मेलन हुआ। इसमें इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण दिया और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। अब आइए देखते हैं बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में हुआ था और बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी और बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिवस को राखी दिवस के रूप में मनाया गया और प्रत्येक हिंदू मुस्लिम भाई बहनों ने एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधा था। और प्रावधान क्या किया था कि बंगाल का 2 भागों में विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में इसके द्वारा कर दिया गया था। बंगाल के विभाजन का जो प्रावधान था दोस्तों इसमें देखिए पश्चिमी बंगाल में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार तथा पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल, असम नया प्रांत और इसका मुख्यालय ढाका बनाया गया। अब आइए देखते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो दोस्तों बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई और कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक का आयोजन किया गया और इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर दोस्तों विदेशी या ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र द्वारा दिया गया। दोस्तों इसका नेतृत्व या स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में विशेषकर बंबई और पुणे में, अजीत सिंह, लाला हरदयाल राय ने, लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का जो है समर्थन या नेतृत्व किया था। दोस्तों देखिए स्वदेशी आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं और समितियां थी। स्वदेश बांधव समिति, इसकी स्थापना अश्वनी कुमार दत्त ने की थी। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इस आंदोलन में रही और इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी किसान बहुसंख्य मुस्लिम समुदाय आंदोलन से अलग रहे और इसके अलावा वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे और रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों इस आंदोलन के आलोचक थे। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अवनींद्रनाथ एवं गगनेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम द्वारा। बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो इसमें सर एंड्रयू हेंडरसन और लीथ फ्रेजर। देखिए सर एंड्रयू हेंडरसन, लीथ फ्रेजर की महत्वपूर्ण भूमिका बंगाल विभाजन में रही। अगला प्रश्न है पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक कौन थे? तो ये थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर।
स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण क्या था? बंगाल का विभाजन। और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा कब की गई थी? तो ये दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित जो हुआ था, इसमें कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में और उनसे संबंधित प्रश्न जो परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। बनारस कांग्रेस अधिवेशन दोस्तों, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी और इसमें सेल्फ रूल या स्वशासन पर प्रस्ताव चर्चा की गई थी। कलकत्ता में 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और दोस्तों 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। 1907 का सूरत कांग्रेस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी और उदारवादियों और अतिवादियों में जो है अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ और इसके फलस्वरूप 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। दोस्तों दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध नेता या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे। 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुप्तार, जिसका अर्थ होता है सत्यवादी, तो इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों इनके बारे में यानी दादा भाई नौरोजी के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले का कथन है कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों लॉर्ड मिंटो उस समय भारत का वायसराय था और जॉन मार्ले भारत सचिव था जब मार्ले मिंटो प्रस्ताव सुधार पारित किया गया था। और मार्ले मिंटो सुधार यानी 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित ये संवैधानिक सुधार था। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना इस प्रस्ताव का सबसे बड़ा दोष था। और गांधी जी का कथन था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। मुस्लिम लीग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका मुख्यालय लखनऊ में और प्रथम अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया था। मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना और मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना जो है मुस्लिम लीग के प्रमुख उद्देश्यों में था। इसका अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ था और 1908 में अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। दोस्तों देखिए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, इससे संबंधित कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। AC मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार ने दोस्तों 1916 के कांग्रेस की लखनऊ के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में उग्रवादियों का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। दिसंबर 1916 में दोस्तों लखनऊ कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही समय अधिवेशन किए और लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता था, जिसको कांग्रेस लीग प्लान या कांग्रेस लीग योजना भी कहा जाता है। लास्ट में देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो दोस्तों एनी बेसेंट और तिलक। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने उग्रवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसमें एनी बेसेंट और तिलक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी कौन थे? तो जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस दृष्टि भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का तीसरा भाग ये था, जिसमें आपने देखिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, कांग्रेस के पूर्व स्थापित प्रमुख संगठन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन और उनसे संबंधित तथ्य तथा बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग से संबंधित तथ्यों को आपने इसमें पढ़ा, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके अलावा लोअर पीसीएस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।